हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से ये चैप्टर को करेंगे और बिल्कुल हायर लेवल तक इस चैप्टर में जाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो मतलब बिल्कुल एक कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट देंगे इस चैप्टर की, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हायर तक। तो गाइस, हमारा टॉपिक आता है चार्ज क्या होता है। तो चार्ज यार क्या है? बेसिकली हम चार्ज को पहले समझते हैं कि क्या है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो लगा लो ये मार्कर और उसका कैप है, उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लग रही है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, तो वो किसकी वजह से लगती है? सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वजह से लगती है। इट इज द प्रॉपर्टी दैट गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। बस यही है चार्ज। ऐसी प्रॉपर्टी एक मतलब मटेरियल की, या फिर कह सकते हैं कि एक दो ऑब्जेक्ट्स की जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करे बिटवीन देम, इट कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव, वो हमें कोई मैटर नहीं है। वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो चार्ज का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। मैंने डेफिनेशन समझा दी है कि चार्ज क्या होता है, बाकी जरूरी भी नहीं है, बस बता दिया है। चार्ज की प्रॉपर्टी बता देता हूं फटाफट से। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की भाई क्या प्रॉपर्टी है? नंबर एक प्रॉपर्टी है चार्ज एन ई होगा। एन ई होगा मतलब मैं समझा देता हूं, इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, चार्ज हमेशा जो है एन ई के बराबर होगा, और एन इज नॉट इन फ्रैक्शन। मतलब E जो होता है जी, ये बिल्कुल जनरल चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि जो कोई भी बॉडी के बीच में, कोई भी बॉडी में चार्ज होगा वो एन ई के बराबर होगा। एन कैन बी 1 2 3 4 5 6, और एन फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये हमारा ये स्टैंडर्ड है कि भाई क्यू जो है एन ई के बराबर होगा और एन फ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरी चार्ज की प्रॉपर्टी है चार्ज कैन बी एड। चार्ज कैन बी एड मतलब दो चार्जेस हैं, मान लो वो ऐड हो सकते हैं, Q1 Q2 कैन बी ऐड, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। तीसरी जो मेन प्रॉपर्टी है, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि चार्ज जो है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो ये मेन तीन प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। पहला है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर होता है और एन फ्रैक्शन नहीं होता। दूसरा है कि चार्ज कैन बी ऐड, हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो मेन है वो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप एक तरह से कह सकते हैं कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ये मेन प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल बेसिक है, वैसे जरूरी नहीं है। चाहे आप सीबीएसई पढ़ रहे हैं, चाहे आप जेईई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वैसे जरूरी नहीं था, पर बेसिक से शुरू करना था इसलिए एक बार बता दिया। तो अगला हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज फोर्स, कूलम फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम फोर्स। ये तो मतलब बेसिक है पर जरूरी। कूलम फोर्स क्या है? कूलम फोर्स, कूलम फोर्स हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था, नाइन्थ में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा है। तो उसमें जो फोर्स था दैट इज जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली था फोर्स। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये होता है जी फोर्स इन द किसमें? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो ये होता है फोर्स। ये फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2, ठीक है। और जो K है वो वैल्यू फिक्स है, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन पर कूलम स्केल, ठीक है। तो ये K की वैल्यू फिक्स है। और K को कैसे लिखते हैं? इट इज रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो k को हम ऐसे लिखते हैं k क्योंकि कांस्टेंट है और उसे इस तरह से लिखा जाता है गाइस। ठीक है गाइस, मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपको एप्सिलॉन नोट की भी वैल्यू बता देते हैं जो जरूरी है। इट इज 8.85 into 10 की पावर -12। ठीक है, ये होता है जी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू। अगर मैं इन्हें वैक्यूम में ना लेकर के कहीं और लूं तो उसके लिए जो आपका लिखा जाएगा दैट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू k। k इज द एप्सिलॉन r बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहां पे आपका k ऐड हो जाएगा और k की वैल्यू 1 होती है 1 फॉर वैक्यूम and k has the value infinite for conductors। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये कई बुक्स में नहीं भी दिया होता, तो एक बार ये एनसीईआरटी का कांसेप्ट है, कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसे देख लीजिए कि k इनफाइनाइट होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए, और 1 होता है किसके लिए, वैक्यूम के लिए। फिर हम मूव ऑन करें हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मूव ऑन करें हमारी नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है अगर हम एक पॉइंट मास को मूव करवाएं तो उसके ऊपर जो फील्ड एक्ट करेगी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है F/Q से, और बोला जाता है कि फोर्स पर यूनिट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसे क्या बोला जाता है, फोर्स पर यूनिट अ पॉइंट चार्ज, फोर्स पर यूनिट अ पॉइंट चार्ज, यही है बस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अब यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी जी, यूनिट फोर्स की क्या है, न्यूटन, डिवाइडेड बाय चार्ज की क्या है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है जी, और ये स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कि ये पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे जाती है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, मतलब इसके हर एक जगह होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इधर होंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ बस एरो चेंज हो जाता, इट इज लाइक दिस, यानी कि पॉजिटिव से ये स्टार्ट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का थोड़ा सा बेसिक था, तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारी कंसेप्ट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां पे रिंग का अब कंसेप्ट आएगा। मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो कि है रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, देखिए कैसे निकालना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लैम्डा क्या होता है एंड लैम्डा के बाद सिग्मा क्या होता है और गामा क्या होता है, ये रो क्या होता है। ठीक है, तो गाइस अगर आपका चार्ज लेंथ में बटा हुआ है, यानी कि चार्ज बाय लेंथ आपको दिया हुआ है कहीं, तो आप सिग्मा का यूज करेंगे। अगर आपका एरिया में बटा हुआ है, Q/A दिया हुआ है आपको, तो आपका सिग्मा होता है। और अगर आपका वॉल्यूम से चार्ज को डिवाइड कर दिया गया है वॉल्यूम से, तो उसे आप रो से डिनोट करेंगे, लाइक चार्ज डेंसिटी। एक तरह से आप बोल सकते हैं चार्ज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, और चार्ज बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, चार्ज बाय लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये होता है, बस बताना था आपको कि आपको याद रखना है। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मैंने बता दिया है, बाकी आप में से कईयों को पता भी होगा ये, क्योंकि +1 में भी हैं इस पे टॉपिक्स। तो चलिए गाइस, अब मैंने माना कि इसके ऊपर ये रिंग है मेरी, अंगूठी है मेरी एक तरह से, ठीक है, इसके ऊपर Q चार्ज है, पूरी रिंग पे Q चार्ज है। अगर देखिए मैं यहां से कोई हिस्सा काट लूं, मान लो DL लेंथ का काटा, छोटा सा हिस्सा यहां से काटा, अगर छोटा सा हिस्सा काटा तो चार्ज भी क्या होगा, dQ होगा। इस हिस्से में पूरे में Q है तो इस हिस्से में कितना होगा, चार्ज dQ होगा। इतना तो क्लियर हो रहा है। अब देखिए अगर मैंने माना कि पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव की वजह से मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती हैं, तो मानो कि यहां से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे दूर जा रही होंगी, मान लो ऐसे जा रही है जी, लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने ये पॉइंट यहां काटा तो इसकी वजह से ये ऐसे जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसकी वजह से इधर है, इसकी वजह से इधर है। ठीक है, यहां तक अगर आपको डायग्राम समझ में आया तो कुछ भी नहीं है डायग्राम में। देखिए
अगर मैंने माना कि इसका रेडियस है a, रेडियस मैंने a माना गाइस, ठीक है, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, r इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आया, मैंने मान लिया कि ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी थीटा है, ठीक है। यहां तक देखिए, अब अगर इसकी वजह से मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कीजिए E, ठीक है, और इसका अगर मैं इधर कंपोनेंट लूं सो इट इज E sin थीटा, E sin थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा जी E cos थीटा, इसकी वजह से। अब सिमिलरली इसकी वजह से अगर देखूं तो इधर क्या आएगा, इधर वाला कंपोनेंट इज E sin थीटा, E sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट अगेन E cos थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि मतलब ऊपर गया E sin थीटा, नीचे आया E cos थीटा। तो एक बार यहां तक समझ में आ गया आपको तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब देखिए, इधर और इधर वाला आपका कैंसिल हो गया, दिस एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है जी, इधर है, ठीक है। तो मान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE इज इक्वल टू DE cos थीटा लिखूं, DE cos थीटा लिखूं, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, सिर्फ cos थीटा वाली डायरेक्शन में है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो कुछ भी नहीं है गाइस। देखिए, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज था, तो फोर्स क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 था, तो इसमें बस Q आएगा अकेला, क्योंकि Q से तो हमें फोर्स को डिवाइड कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है एट डिस्टेंस r², ठीक है, क्योंकि r इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर स्मॉल चार्ज गिवन है यहां पे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी, ठीक है। अब dq को कैसे लिख सकते हैं, ये लाइन चार्ज में डिवाइड कर दिया मैंने कि भाई ऐसे बटा हुआ है, लाइन में बटा हुआ है, एरिया में नहीं बटा हुआ, सो इट इज q बाय l इज इक्वल टू लैम्डा, ये मैंने मान लिया। अगर dq है तो भैया dl है, स्मॉल लेंथ के लिए, तो dq को मैं लैम्डा इंटू dl लिख दूं। अब बस आपने ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो de इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। ये आ गया, यहां तक समझ में आया। अब ये जो de है आपका, ये वाला de है, अगर ये वाला DE है आपका, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के देगा DE, तो वो वाला कौन सा है, देखिए जो नेट है, नेट ये वाला DE आपको पता चल गया। अब इसका जो डायरेक्शन है, इसकी वजह से जो DE लग रहा था वो इधर है अब डायरेक्शन, और नेट वो है E cos थीटा। तो अब देखिए, बस अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि इसकी वजह से जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ये थी, और जो E नेट है, DE नेट है, वो इसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि sin थीटा वाला इसका कंपोनेंट कैंसिल हो गया। तो देखिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आगे कुछ भी नहीं है इसमें। तो आगे देखिए, अब मैं इसे इसमें पुट कर रहा हूं, तो नेट जो DE नेट है वो आएगा आपका लैम्डा इंटू DL बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², यही है इनटू cos थीटा। अब cos थीटा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब cos थीटा का मैं वैल्यू निकालने का सोच रहा हूं कि वैल्यू मिल जाए कहीं से, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा को मैं cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r लिख के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यानी कि x एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, ये लिख दूं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, दिस इज DE नेट, ठीक है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब देखिए, अब कुछ भी नहीं बचा है वैसे। अब x को आप हटाइए, अब x को मैं हटाऊं तो क्या हटा सकता हूं मैं,
अगर मैं x को ना भी हटाऊं अभी और सोचूं dl है जी, dl है, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, एक अंगूठी है या एक टायर टाइप है, टायर है, तो उसका जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो कितना हो सकता है गाइस, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। अगर मेरा ये बाइक का टायर है या स्कूटी का टायर है, तो देखिए उसका अगर रेडियस मुझे मालूम है तो उसका सरकमफ्रेंस जो है वही उसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकता है। मतलब इस पॉइंट से मैं अगर शुरू करूं तो वापस इस पॉइंट तक ही आ सकता है वो टायर, इतना ही उसका लेंथ है, इतना ही उसका लेंथ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वो रिंग है तो उसका सरकमफ्रेंस अगर पूरा ले लूं, या फिर आप कहें वो थीटा 0 से लेके 2 पाई पूरा घूम के वहीं आ गया, तो 2 पाई तक ही वो मैक्सिमम हो सकता है। या फिर मैं कहूं उसका लेंथ जो मैक्सिमम हो सकता है दैट इज 2 पाई आर, उसका रेडियस, और यहां पे रेडियस कितना है a, तो मतलब जो dl है आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो मैक्सिमम आपके पास आ सकता है 2 पाई a। तो dl को आप यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए एज x 2 पाई a बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे r क्यूब। ये यहां तक एक बार समझिए। अब ये E है, ये DE नहीं है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ चुका है यहां तक। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार देखिए इसे वापस मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं इसे, क्योंकि अगर यहां तक कोई दिक्कत आएगी फिर आप आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे गाइस। तो एक बार देखिए फिर हम मूव ऑन करेंगे आगे, ठीक है। तो अब देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अगर यहां तक दिक्कत आएगी फिर आगे नहीं मूव कर सकते। ये रिंग है जिस पे पूरे पे चार्ज है जी Q, उसका यहां से मैंने कोई हिस्सा काटा और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, उससे अवे होगी। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जी इस साइड है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे अगर मैंने वो कोई पॉइंट रखा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब देखिए ये अगर थीटा है, ये थीटा है, ये माना कि ये थीटा है, तो देखिए अगर मैं इसका इधर कंपोनेंट लूं दैट इज ई साइन थीटा। हमने काफी ब्रेक डाउन भी किए हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्सेस वो इधर उधर ले वो काफी हमने ले चुके हैं, 11th में भी करके आए हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि इधर ई कोस थीटा होगा, इधर ई साइन थीटा होगा, क्योंकि जहां पे थीटा होता है वहां कोस थीटा जुड़ता है, और जहां पे थीटा नहीं होता अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका साइन थीटा आता है। तो ये ई साइन थीटा हुआ, ये ई कोस थीटा हुआ इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो है इधर ई कोस थीटा हुआ, इधर ई साइन थीटा हुआ। ई साइन थीटा से तो ई साइन थीटा कैंसिल ही हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपकी, दैट इज ई कोस थीटा, दैट इज ई कोस थीटा, DE cos थीटा। तो अब DE की वैल्यू जो जनरल थी इसकी वजह से कितना था, ये इतना था जी। अब नेट में पुट करना है तो मतलब cos थीटा से आपको मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ है ही नहीं भाई। अगर ये थीटा है और ये अगर बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही लिखा, cos थीटा को x बाय r लिख दिया, x बाय r लिख दिया, तो यहां तक हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई dr को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि ये DE में चल रहा था, DE में चल रहा था, तो अगर पूरी निकालनी है तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब dl को आप इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हैं यार, इंटीग्रेट अगर मैं सोचूं तो ये इधर से शुरू होकर के वापस इधर ही आ सकता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि इसका dl का जो वैल्यू है मैक्सिमम उसका सरकमफ्रेंस हो सकता है। तो मैक्सिमम सरकमफ्रेंस हो सकता है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, r इसमें क्या था, r हमने a लिया तो 2 पाई a, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा सा अब ये इरेज कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सके उसे। देखिए गाइस अब यहां तक हमें क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो अब देखिए E इज इक्वल टू लैम्डा x 2 पाई a बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r क्यूब को मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूं कुछ और। तो r क्या है, तो r जो है r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ है। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो वही लिख रहा हूं मैं,
अगर इसका क्यूब कर दूं तो यहाँ पे पावर 3/2 आ जाएगी, पावर 3/2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका जो है जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। और इसे कई बुक्स में सिंपलीफाइड वर्जन में लिखा जाता है। लैम्डा को मैं क्या लिखूं, वापस से लिख सकता हूं लैम्डा को, ये लैम्डा क्योंकि क्या था, Q/L था और L 2πa के बराबर ही होती है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं Qx/4πε0 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है ड्यू टू अ रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चाहे आप जेईई मेंस की बात करें, चाहे आप सीबीएसई की बात करें, चाहे आप नीट की बात करें, और इसमें अगर मैं x को नेग्लेक्ट कर दूं, इफ x इज स्मॉलर देन a, तो आपका जो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो बिल्कुल आपका वही आ जाएगा जो हमने किया था, दैट इज, या फिर आप कह सकते हैं कि a बिल्कुल नेग्लेक्ट हो चुका है, a नेग्लेक्ट हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू x, a इज नेग्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज बन चुका है, पॉइंट चार्ज बन चुका है। अब ये मेरी रिंग थी, अगर मैं इसे सैटेलाइट से देखूं तो क्या ये दिखेगी मुझे? बिल्कुल नहीं दिखेगी। सैटेलाइट से कहां दिखेगी? सैटेलाइट से मतलब जितना ज्यादा मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, इसका a बिल्कुल उसके रिस्पेक्ट में अगर नेग्लिजिबल हो चुका है, तो मतलब अगर a नेग्लिजिबल हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब इसे मैं नेग्लेक्ट करके क्या लिख सकता हूं? इट कैन बी रिटन एज x³/4πε0, और a को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा जी x³। तो यहाँ पे आपका वही फॉर्मूला आ गया है जो जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/4πε0 Q/x³, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वही आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है सीबीएसई के रिस्पेक्ट में, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक बार आप देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ गाइस। मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पहले तो बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं गाइस, वो इमेजिनरी लाइन होती हैं, जो सोचा जाता है कि होती हैं पर होती शायद नहीं है, इमेजिनरी है। और वो जो होती हैं मतलब ऐसी लाइंस होती है जिन पे एक पॉजिटिव फ्री चार्ज मूव कर सकता है, टेंड्स टू मूव, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे ही चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, ठीक है। नंबर 1, डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकेंड, पॉजिटिव स्टार्ट नेगेटिव एंड, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होते हैं। डोंट कट ईच अदर, फोर्थ, टेंजेंट ड्रॉन on the curve or lines will give direction of force। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें मैं अब एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो मतलब कहने का भाव ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, पहला है कि वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, ये मतलब 90% केसेस में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब बहुत बार आता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस don't form closed loop because due to the conservative nature of electric field, the
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो ये इसका आंसर होगा। दूसरे पे चलते हैं, ये तो सबको पता है जी, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाती है। तीसरा जो है, डोंट कट ईच अदर, क्यों कट नहीं करती? कट नहीं करती उसके लिए पहले आप फोर्थ पॉइंट को समझिए। जो टेंजेंट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, अगर हम टेंजेंट डाले, टेंजेंट हमने ये कर्व है जी, ये टेंजेंट होता है जो परपेंडिकुलर लाइन कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, वही होता है टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होती है ना उस लाइन पे, वो हमेशा उसकी जो फोर्स होता है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन देता है। तो इसलिए अगर वो कट कर रहे हैं, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसकी जो टेंजेंट है जी वो इधर बनेगी, इसकी इधर बनेगी। देयर विल बी मोर देन वन टेंजेंट। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट हुई तो फोर्स की डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है गाइस। इसलिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कट नहीं करती। तो ये थोड़ा बेसिक था पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोनों से तो क्वेश्चन बन ही जाता है, ये और ये वाला। फर्स्ट एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट आ जाए कि क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करता, तो आपको लिखना है ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर थर्ड आ जाए कि कट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको लिखना है ड्यू टू इफ दे विल कट ईच अदर देन मोर देन वन टेंजेंट विल फॉर्म। गाइस आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस इससे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम वीडियो डालेंगे जिसमें इस चैप्टर के जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू गाइस।